रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीदा है, जाने क्यों लग रहा है हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। सच में जगह बहुत अच्छी है। उस विला को देखते ही लगता है जैसे उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। रजनी, क्यों ना हम अमृता विला को तोड़ने से पहले कुछ दिन वहीं रहें? उसका न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीं से करते हैं। क्या कहती हो? ख्याल तो बुरा नहीं है जनाब का। बताओ कब शिफ्ट करना है? अभी चलते हैं। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू करते हैं। वो लैपटॉप मत भूलना। और तुम लेआउट इंस्ट्रूमेंट लाना मत भूलना। श्योर। लगता है हमारी शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गया है। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा बहुत छोटा सा है और ये मौसम मेरी वजह से बदला है। मैं रोमांस की क्वीन जो हूँ। नो फाइट विद बीवी, तुम जीती। एक्सक्यूज मी। यस, तुम लोग कौन हो और ये गेट क्यों खोल रहे हो? लेकिन आप कौन? मेरा नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो मेरा ही है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, हमने ये जगह खरीद ली है। नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब? इस विला पर भूत का साया है। क्या बकवास है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। देखिए मिस्टर, रात ज्यादा हो गई है, आप अपने घर जाइए। बाय। चलो निखिल। जिसकी मौत आती है वो इसी बंगलों में चला आता है। मूड ही खराब कर दिया बदतमीज ने। आई थिंक इस बंगलों को ये आदमी लेना चाहता होगा, लेकिन इसकी डील नहीं हो पाई होगी। इसीलिए ये आदमी हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि हमारे मन में इस जगह को लेकर गलत बात बैठ जाए और छोटी से छोटी मिस्टेक्स को इसके साथ जोड़ दे और फाइनली इसे बेचकर यहाँ से निकल जाए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। एनीवेज, अब सोते हैं। कल बहुत ज्यादा काम है, बहुत काम है कल का। निखिल, निखिल, उठो। देखो क्या हो गया। उठो। क्या हो गया यार? आंखें खोलो और देखो। ये किसने किया? खिड़की दरवाजे सब खुले हैं। हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। निखिल, कहीं भूत ने तो ये सब नहीं किया? अब तुम भी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? उसी ने जो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। चलो मेरे साथ। नहीं निखिल, अभी नहीं। इतनी रात में? इतनी रात में ही जाना सही होगा रजनी। अगर अभी हम चुप बैठ गए तो वो कल भी यही करेगा और करता रहेगा। चलो। तुम दोनों यहाँ। देखिए मिस्टर देव, अगर आपको लगता है कि आप हमें ऐसे डराकर भूतों की कहानी सुनाकर हमसे ये प्रॉपर्टी हथिया लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव, इससे दूर रहिए, अदरवाइज मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई डोंट नो तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, और प्लीज तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बंगलों में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उससे अब तुम्हें खुद ही डील करना है। आई टोल्ड यू, वहां पे भूत है। विश्वास नहीं होता तो जाओ वहां एक कील ही ठोक कर देख लो। गुड नाइट।
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम? सच्चाई जाननी है मुझे। निखिल, तुम ठीक तो हो? निखिल! चले जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने मेरे घर को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या था ये सब? मतलब मिस्टर देव ठीक बोल रहे थे। यहाँ भूत का साया है। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो करेंगे क्या रजनी? करेंगे क्या? हमारा जो कुछ भी था वो सब हम इस प्रॉपर्टी पर लगा चुके हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम भूत से लड़ोगे? निखिल, समझने की कोशिश करो। जिंदा रहे तो फिर से कुछ शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मारे जाएंगे तो? नहीं मारे जाएंगे। अगर उस आत्मा को हमें मारना ही होता तो वो हमें अभी तक मार डालती, हमें यहाँ से जाने का मौका नहीं देती। मतलब ये कि ये आत्मा बुरी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मेरे इस घर को हाथ मत लगाना। मतलब उसका इस घर से रिश्ता है और उसके साथ जरूर कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो भूत बनकर इस घर की रक्षा कर रही है। निखिल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नहीं रजनी, नहीं। बिलीव मी, इस आत्मा के घर में ही इस आत्मा का राज है। हमें एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बिलीव मी, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो, साथ दोगी? ओके, ढूंढते हैं। क्या करें? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? और इतनी रात को मुझे ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मैंने आपको बंगलो बेचा है। अगर आप मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज स्टे अवे। नहीं रमेश जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये लेडी कौन है। अमृता है नाम इसका। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी ये अमृता इसी घर में है? अमृता जिंदा है? मैं अभी आता हूँ, उसे रोक कर रखिएगा। कहाँ है अमृता? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अमृता! अमृता, मेरी बात सुनो। मुझे मार क्यों रही है तुम? अमृता, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, प्रेम दीवानी थी, और अब ये सब क्योंकि अब तक तुमने इस प्रेम दीवानी का प्यार देखा था, अब तुम अपने धोखे का गुस्सा भी देखोगे। धोखा? नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी कहीं। मैं तो आज भी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने शादी ही नहीं की अमृता। सच? तुम्हारी कसम अमृता। इतना ही प्यार था मुझसे तो बताओ, हमारे प्यार की निशानी इस घर को छोड़कर क्यों चले गए तुम? और इसे बेचा क्यों? बेचा इसलिए क्योंकि तुम्हारे ना मिलने से मैं गुस्से से भर गया था। मुझे तुम धोखेबाज लग रही थी।
और ये घर इसीलिए छोड़कर पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया था क्योंकि एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की भी मौत हो गई थी। उनको तो मरना ही था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। क्या मतलब? मैं भागी नहीं थी रमेश, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारकर इस दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस घर में कैद हो गई। मगर मैंने अपने प्यार की निशानी इस घर को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया। लेकिन क्या अमृता? अब मैं थक गई हूँ। इस दीवार में मेरा कंकाल है। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दो रमेश। अब मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं अमृता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलूंगी। रमेश जी, आप चाहे तो ये घर वापस ले सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर लेंगे। थैंक्स, ये काम कल ही कर लेते हैं। एक रात की बात है। आशा नाम की एक औरत कहीं से लौट रही थी। वो एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में आई। ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान क्यों है आज? बाप रे, इतनी गंदगी, ऊपर से अंधेरा अलग। पहली बार इस मेट्रो स्टेशन में आई हूँ, अगली बार नहीं आऊंगी। तभी आशा को कराहने की आवाज आती है। आशा वहीं रुक जाती है। ये क्या था? कौन है यहाँ? आशा पीछे देखती है तो उसके पास से एक परछाई गुजरती है। आशा डर जाती है। आशा की सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है। बचाओ, बचाओ! आशा दिल की मरीज थी। थोड़ा सा भागकर वो रुक गई और उसकी सांसें फूल गई। तभी आशा के ऊपर 2-4 खून की बूंदें गिरती हैं। आशा ऊपर देखती है। 15-16 साल की एक लड़की ऊपर चल रही थी और उसका खून आशा के ऊपर टपक रहा था। डर के मारे आशा को दिल का दौरा पड़ गया और वही तड़पते तड़पते वो मर गई। अगले दिन पुलिस आशा की मौत को हार्ट अटैक समझकर केस क्लोज कर देती है। उसी दिन रात के लगभग 8 बजे एक बच्चा मेट्रो स्टेशन के पास बॉल से खेल रहा था। उसका बॉल मेट्रो स्टेशन के भीतर चला जाता है और बॉल ढूंढने वो भी अंदर चले जाता है। कहाँ गई बॉल? यहीं तो आई थी। तभी उसे बॉल पटकने की आवाज आती है। उस बॉल के साथ वही लड़की खेल रही थी, सर बालों से ढका हुआ और कपड़े गंदे। वो मेरा बॉल है, मुझे दे दो। तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। भूतनी बॉल दूर फेंक देती है। अरे इतना दूर नहीं फेंकना था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। बच्चा बॉल लाने पीछे जाता है। बॉल उठा के जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो भूतनी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बाल हटा के उसके सामने हंसते हुए कहती है, अब तू मेरे साथ यही खेलता रहेगा। बच्चा उसकी डरावनी शक्ल और हंसी देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर भागने लगता है। वो भूतनी वापस ऊपर सीलिंग पर चलने लगती है। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहीं रहेगा। हम एक साथ बहुत खेलेंगे। बच्चा रोते हुए भागता है। तभी बच्चे की माँ उसके सामने आ जाती है। तू मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मम्मी वो मुझे मार देगी, मेरा पीछा कर रही है। कोई नहीं है तेरे पीछे। तू रोना बंद कर और घर चल। हर दिन तेरी नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है,
भूतनी दोनों को वापस अंदर खींच लेती है। उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। कहती है जो कोई भी रात के समय इस मेट्रो स्टेशन में कदम रखता है उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से भी नहीं गुजरता। कभी कभी आधी रात में उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और कभी रोते हुए मुझे बचाओ की भी आवाज़ें आती हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में अब पूरे शहर में बातें होने लगी हैं। मधु को जब इस मेट्रो स्टेशन का पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। तुझे भूत देखने थे ना? चल तुझे आज रियल का भूत दिखाती हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए, पर आज तक एक भी भूत नहीं दिखा। इस बार जरूर दिखेगा। मधु और अनिकेत को भूतों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दोनों ने इस विषय में पढ़ाई भी की थी। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें मेट्रो स्टेशन तक खींच लाई। वो दोनों वहां पहुंच गए। यही भूतिया मेट्रो स्टेशन है क्या? हाँ, लोगों का तो यही कहना है। पर मुझे किसी भी तरह से ये मेट्रो स्टेशन भूतिया नहीं लगता। ये तो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन की तरह है। इतने भीड़ भाड़ वाले मुंबई में थोड़ी ना कोई भूत रहता होगा भला। अरे यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अरे गधे, पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे तो चल। भूत होगा भी तो नीचे ही होगा, और क्या पता अंदर जाते ही कोई भूत या भूतनी मिल जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देख, मैं एनर्जी मशीन भी लाई हूँ। जैसे ही कोई एनर्जी हमारे आसपास होगी ये ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब तू बोल रही है तो जाके देख लेते हैं, वरना मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। इतने सालों में तो भूत कोई दिखा नहीं, अब क्या मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? मैंने गंगा जल भी ले लिया है। अगर वो भूत स्ट्रांग होगी तो गंगा जल हमें सेफ रखेगा। चल चल अंदर चल। गंगा जल, वाह, जैसे आज सच में भूतनी मिलने वाली है और तू उसे मार ही देगी। दोनों मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। उनकी मशीन अभी भी ग्रीन ही थी। देखा, भूत ऐसा कुछ नहीं है इस मेट्रो स्टेशन में। बस लोगों ने फालतू का ढिंढोरा पीट कर रखा है। भूतिया मेट्रो स्टेशन, भूतिया मेट्रो स्टेशन। हाँ यार, इस मशीन की लाइट रेड नहीं हुई और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। वही तो, चल अब वापस चलते हैं। बेफिजूल इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी मशीन की लाइट अचानक से रेड हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई भूत या शक्ति है यहाँ। देख, ये कितनी जोर जोर से ब्लिंक हो रहा है। मतलब यहाँ सच में भूत है? हाँ। दोनों रुक गए। तभी पायल की आवाज आने लगी और दोनों आवाज का पीछा करने लगे। वो देखते हैं कि एक कोने में एक लड़की अपना सर झुका के रो रही थी। दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। अनिकेत, वही भूत है, भाग! वो भूतनी अनिकेत की गर्दन पकड़ के उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मधु अनिकेत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भूतनी मधु को भी धक्का दे देती है। अनिकेत का मुंह लाल हो जाता है। धीरे धीरे अनिकेत की आंखें बंद होने लगी हैं। तभी मधु जल्दी से गंगा जल निकालती है और भूतनी के ऊपर छिड़कती है। गंगा जल से भूतनी जलने लगती है और अनिकेत को छोड़ देती है। हम तो तेरी मदद करने आए थे और तू मेरे ही दोस्त को मारने वाली थी। अभी तुझ पे गंगा जल डाल के तुझे जला दूंगी। आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तुम भूत कैसे बनी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम जारा है। 5 साल पहले मैं कॉलेज से घर जा रही थी।
और इसी मेट्रो स्टेशन में 5 लोग बैठकर दारू पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और उसी में मेरा सर दीवार पे जा टकराया। बहुत खून निकल रहा था। वो लोग डर के मुझे वहीं छोड़कर भाग गए और मैं मर गई। तब से यही भूत बनकर कैद हूँ। ज़ारा की कहानी सुनकर अनिकेत और मधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ज़ारा से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अचानक से भूतनी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। दोनों छटपटा रहे हैं। थोड़ी बातें क्या कह दी, तुम दोनों तो रो पड़े। बड़े बेवकूफ हो। भूतनी ने सामने की दीवार पे दोनों का सर पटक पटक के उनकी जान ले ली। इस मेट्रो स्टेशन में आने वाला मरेगा, जरूर मरेगा। रात के करीबन 3 बज रहे थे। यश अपने कमरे में बेखबर सोया हुआ था। तभी अचानक किसी बुरे सपने से उसकी आंख खुल गई तो पूरे कमरे में धुंध नजर आने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कमरे में घबराहट और बेचैनी इस कदर बढ़ गया कि वो उठकर अपनी बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और वो वापस अपने कमरे में आया। कमरे का तापमान बहुत ही कम था। उसने एसी की ओर देखा तो वो भी बंद था। मुंबई के उसूम वाले माहौल में बिना एसी के कमरा इतना ठंडा कैसे हो रहा है, वो ये सोच ही रहा था कि उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन उसके पापा का था। बेटा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यश के हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पापा ने जो कुछ भी कहा वो सच है या सपना। शायद ये बेचैनी और घबराहट माँ के कारण ही हो रही थी, क्योंकि संतान और माँ के दिल के तार तो बच्चे के जन्म से पहले ही जुड़ जाते हैं। उसने अपनी अलमारी से 2 जोड़े कपड़े निकालकर अपना बैग पैक किया और कार से रात में ही गांव की ओर निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो चुके थे। मां की अंतिम यात्रा शमशान ना पहुंचकर एक कब्रिस्तान में पहुंची। वहां पर पहले से ही कब्र खोदी हुई थी। पापा, हम लोग मां को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो शमशान जाना चाहिए था। बेटा, अब इस गांव के रिवाज बदल चुके हैं। हम लोग शमशान में नहीं जाते, बल्कि सभी लाशों का अंतिम संस्कार अब ऐसे ही होता है। मगर ऐसा क्यों? यदि माँ का विधि में अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन नहीं किया गया तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटा, ज्यादा सवाल मत कर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यश के मना करने के बावजूद वे लोग यश की माँ को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। यश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे अपनी माँ की शक्ल नजर आ रही थी। तभी वो अपना ध्यान परिवर्तित करने के लिए रात में गांव की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे पायल की आवाज आने लगी। उसने उस आवाज की तरफ घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दबे कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसे तेज धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। और फिर जैसे ही वो उठा, किसी ने जमीन से उसे 4 फीट ऊपर उछाल दिया और वो फिर जमीन पर गिर गया। वो आसपास देखने लगा मगर कोई भी नजर नहीं आया। दर्द से कर्राता हुआ वो उठा और इस हादसे के बाद यश की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह घर जाकर चुपचाप सो गया। उसके पिता जो वहीं पर सो रहे थे
उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। यश बिस्तर पर सारी रात सोचता रहा कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह थोड़ी देर नींद लगी थी कि मंदिर में होने वाली आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहाकर सीधे मंदिर पहुंच गया। मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होकर कुछ देर उसके मन को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा मानो रात की सारी परेशानियां और थकान उसके जहन से उतरती जा रही थी। पंडित जी उसे आरती देने लगे तो उसकी शक्ल देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गए और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आने वाले 10 दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत भारी है। तुमने कल जो गलती की है वो उस कारण वापस लौट कर आ जाएगी। मैंने कौन सी गलती की है? कौन लौट कर आ जाएगा? आप साफ साफ बताइए। कुछ अघोरी और ओझाओं के प्रभाव में आकर इस गांव के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं और पश्चिम संस्कृति को अपनाकर अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उनके घर के सदस्य वापस लौट कर आ जाएंगे, मगर उन्हें नहीं पता कि इस गांव पर बहुत बड़ी विपदा होने वाली है और कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। हो सके तो अपनी मां का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना। हरि ओम। पंडित जी की बात सुनकर यश ने मन बना लिया था कि आज वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करके रहेगा। इस बारे में अपने पापा से बात करने के लिए वो घर लौट आया, मगर घर पर कोई नहीं था। उसने अपने पापा को फोन लगाया तो फोन नॉट रीचेबल था। वो खुद ही घर से फावड़ा लेकर अपनी मां की लाश को कब्र से निकालने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी मां की लाश कब्र से बाहर निकली हुई थी और उसके पिता कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर किसी तंत्र क्रिया को अंजाम दे रहे थे। उल्लू और चमगादड़ वहां पर बहने की आवाज निकाल रहे थे। आसमान से खून की बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर यश की हिम्मत जवाब दे गई, मगर वहां मौजूद दूसरे सभी लोगों के चेहरे पर चमक थी। तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपनी मां को जिंदा देखकर यश थोड़ा हैरान भी था और परेशान भी कि यह कैसे संभव है। पूरी प्रक्रिया यश के लिए एक राज थी, मगर यश के पिता इस बात से अनजान थे कि तांत्रिकों ने उसकी मां के शरीर में एक शैतानी रूह का वास किया है। उसकी मां नहीं बल्कि एक शैतान बन चुकी थी। उसने अपनी लाल आंखों से यश की तरफ देखा। यश जिस पेड़ के पीछे छिपा था वह पेड़ जलकर राख हो गया। यश अब सबके सामने मौजूद था। हम तो सोच रहे थे केवल एक इंसान को ही मारकर यहाँ पर दफनाना होगा, मगर हमारी इस क्रिया के 2 गवाह हो गए हैं। इन दोनों को पकड़ो और यहीं पर जिंदा दफना दो। तांत्रिक के कहने पर वहां मौजूद 4 लोग उठे और यश और उसके पापा को पकड़ लिए। यह सब क्या है? और यदि मेरी मां सच में जिंदा हो गई है तो तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? मरकर कभी कोई जिंदा हुआ है क्या? जो अब होगा वो तो हमारा फैलाया हुआ भ्रम था जिसमें तुम सब लोग फंस गए। कई लाश यहाँ पर दफन हुई, मगर किसी के भी शरीर में शैतान दाखिल नहीं हो पा रहा था। वो सब लाशें हमारे लिए बेकार थी, मगर हमारे पिछले 5 सालों की मेहनत रंग लाई। आज देखो, शैतान जिंदा हो गया। कहते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। अब बस 2 दिन और उसके बाद इस दुनिया पर शैतान का साम्राज्य होगा। कहते हुए उस तांत्रिक ने उन दोनों के सर पर वार किया और उन दोनों को वहां गड्ढे में दफना दिया। यश के पिता की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, मगर यश जिंदा था। उन लोगों ने उसे जिंदा ही दफना दिया और वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने तुरंत वहां गड्ढा खोदकर यश को बाहर निकाला और अपने साथ मंदिर में ले आए। अगले दिन जब यश को होश आया तो उसकी आंखें नम थी। मां के साथ साथ उसने पिता को भी खो दिया था। बेटा, तुम्हें उन लोगों से अपनी मां के शव को हर हाल में प्राप्त करना होगा
और उसका अंतिम संस्कार ही इस पूरी समस्या का हल है। मगर तुम जितना सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। वो लोग इस वक्त साधना में होंगे। यही वक्त है जब तुम अपनी मां के शव को हासिल कर सकते हो। ये लो रुद्राक्ष की माला और पवित्र त्रिशूल, ये तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। पुजारी के कहने पर यश मां दुर्गा को प्रणाम करके कब्रिस्तान की ओर निकल गया। वहां देखा तो उन लोग उसकी मां की शव को बीच में रखकर कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों को यश के वहां होने का एहसास हुआ, उन्होंने आहुति में खून डाला। आसमान से पत्थरों की बरसात होने लगी। वे पत्थर यश के ऊपर गिर रहे थे। पत्थरों की बरसात से यश घायल होने लगा था, मगर उसे अपनी मां को शैतान बनने से बचाना था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। उल्लू और चमगादड़ तेजी से चीख रहे थे। आंधी के झोंके के साथ मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में जा रही थी। दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे। तभी यश भगवान का नाम लेने लगा और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने वहां मौजूद अपनी मां के शव को तुरंत रुद्राक्ष की माला पहनाई और मुख्य तांत्रिक पर त्रिशूल से वार कर दिया। जैसे ही उस त्रिशूल से वार किया, यश की मां के गले में रुद्राक्ष की माला होने के कारण बुरी तरह से तड़प रही थी। यश ने उस त्रिशूल को लिया और अपनी मां के सीने में भी डाल दिया। उसकी मां के शरीर से भी एक काला धुआं बाहर निकला और पूरे कब्रिस्तान में जो हलचल मची हुई थी खामोश हो गई। तांत्रिक के सहयोगी डर से वहां से भाग गए। तब तक पुजारी और दूसरे गांव के लोग वहां पर आ गए थे। पुजारी ने सभी लोगों को हकीकत बताई। तब गांव के सभी लोगों ने मिलकर यश की मां का और तांत्रिक की लाश का भी अंतिम संस्कार किया। हमारे कई वेद और शास्त्र में इंसान को पूजनीय देने का तरीका है, मगर कुछ राज को राज रहने दिया जाए तो सही रहता है।